वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मतलब डिफरेंट पावर प्लांट के कंपैरिजन को कि जो भी आपने पावर प्लांट पढ़ा है किसी भी चार का मैं उठा रहा हूँ और जनरली ये पूछा हुआ सवाल है आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में कि किसी भी मतलब कोई दो पावर प्लांट दे दिया या तीन पावर प्लांट दे दिया और उसको आपको कह दिया कि आप दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। मेन पावर प्लांट तो हमारा यही है ना, जो कि अभी ज़्यादा यूज़ में है। बाकी नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट जो है उस पर काम चल रहा है और धीरे धीरे उसको क्या है कि डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जब बात करते हैं आप थर्मल पावर प्लांट का तो वो सैचुरेट हो चुका है। अब नया थर्मल पावर प्लांट जो है बहुत रेयर केस में बन रहा है, ठीक है। उसके जगह पे हमारा कोशिश करते हैं कि सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर लें, है ना, क्योंकि उसमें कॉस्ट हमारा कम पड़ जाता है। ठीक, तो आज हम लोग जो है अलग अलग पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कंपैरिजन बिटवीन पावर प्लांट पॉइंट एनी 4 करके, मतलब कोई चार कंपैरिजन आप करके बताइए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है, ठीक। तो उसके पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक टेबल बना लीजिए। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है एक टेबल है, ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाइए, ठीक। 6 कॉलम बना लीजिएगा। पहले कॉलम में है कि आप लिखिए सीरियल नंबर। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। दूसरे कॉलम में लिखिए आइटम या पर्टिकुलर, आइटम या पर्टिकुलर। तीसरा कॉलम में हम लोग लिखे हैं थर्मल पावर प्लांट और फोर्थ कॉलम में हम लोग लिखे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और फिफ्थ में आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट और सिक्स्थ में है आपका डीजल पावर प्लांट, ठीक है। होप सो आपने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर और डीजल के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए ये चार का ही हमने क्यों कंपैरिजन करा है, क्योंकि यह कन्वेंशनल में यही चार पावर प्लांट आपको पढ़ना भी है, ठीक है। सिर्फ कन्वेंशनल की बात मैं करूं तो यही चार आपको पढ़ना है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। क्लियर है यहाँ पे? तो इसलिए हमने ये चार को पॉइंट आउट किया है। अब देखिए पहला सीरियल नंबर में आप 1 लिख लीजिएगा और उसमें लिखिए इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि शुरुआती में जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टार्टिंग पीरियड में जब आपका जो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उस टाइम में जो खर्च आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल कॉस्ट। उसी को आप बोल सकते हैं कैपिटल कॉस्ट, ठीक ना। स्टार्टिंग का जो खर्च होगा बनाने में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनिशियल कॉस्ट। तो देखिए जब आप थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट होता है कम होता है, लेकिन आप जब अंतर निकालेंगे किसी के बीच में तो आप एक बेस मानेंगे ना कि किससे कम और किससे ज़्यादा। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई कह दे कि आप बताइए कि वह कितना ज़्यादा है तो आपका एक होगा ना कि किससे कितना ज़्यादा है, तो एक बेस आप मान के चलिएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग पावर प्लांट का। तो यहाँ पे जब थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट जो होगा कम होगा कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसा क्यों? देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो होता है ना, जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें एक डैम बनाया जाता है, ठीक है। डैम बनाया जाता है किस पर्पज़ के लिए? कि वाटर जो आए तो वाटर स्टोरेज हो सके, जिसको कि आप रिजर्वायर बोलते हो। जहाँ पे वाटर स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। तो जब वह डैम बनाया जाता है ना तो उसमें अच्छा दिन मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है डैम बनाने में और ख़र्च भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो खर्च ज़्यादा होता है तो क्लियर है यहाँ पे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट होगा कम होगा कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात जब करेंगे हम तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है कंक्रीटिंग का, तो उसमें जो है ना काफ़ी खर्च होता है, ठीक। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जब होगी तो उसमें हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है? निकलता है। तो एक तरह से जब न्यूट्रॉन हमारा ब्रेक करता है मतलब टूटता है, तीन अलग में विखंडित होता है, तो जब न्यूट्रॉन विखंडित होगा ना तो उस टाइम में हमारा रेडिएशन निकलता है। तो उस रेडिएशन को बाहर नहीं आने देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रिएक्टर बनाते हैं और उसका जो कंक्रीटिंग बनाते हैं, आप देखिएगा काफ़ी मोटा कंक्रीटिंग होता है,
ठीक है, पूरा सील्ड किया हुआ रहता है कि अंदर जो भी रिएक्शन हो उसमें उस रिएक्शन से किसी प्रकार का रेडिएशन हमारा बाहर नहीं आ पाए। तो उस रिएक्टर को बनाने में खर्च जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ कि थर्मल पावर प्लांट में का जो इनिशियल कॉस्ट होगा कम होगा किससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अब हाई हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होगा किससे, थर्मल से ज़्यादा होगा, है ना, थर्मल से ज़्यादा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर से भी ज़्यादा होगा इसमें। ठीक, तो यही हो गया हमारा हाई होता है। क्यों, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा कॉस्ट जो है हाई हो जाता है। अप्रॉक्स लगभग कह सकते हैं दोनों बराबर बराबर होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एडवांस टेक्निक्स ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ रिएक्शन के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं वो एडवांस टेक्निक का होता है। मतलब जो आप रिएक्टर बनाते हैं, नाभिकीय विखंडन जिसमें होता है, उस रिएक्टर को बनाने में खर्च हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉस्ट जो होगा वह ज़्यादा होगा, इनिशियल कॉस्ट। अब डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लेस कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। देखिए डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, आप एक छत बना दीजिए, ठीक है, छत बना के बाकी जो इक्विपमेंट है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि आप जो घर में देखते होंगे शादी विवाह के टाइम में एक डीजल जनरेटर आता है ना, वह डीजल जनरेटर है, और उस डीजल जनरेटर से भी तो आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ना। तो वैसा ही आप मान के चलिए, अगर हम 10-15 डीजल जनरेटर को जोड़ दें तो एक पावर प्लांट हो जाएगा ना। उस 10-15 डीजल जनरेटर से हम क्या कर सकते हैं, और 10 घर में 15 घर में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं ना। ठीक, तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या कि डीजल पावर प्लांट जो है तो आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक छत बना दीजिए, मतलब इनक्लोज्ड एरिया बना दीजिए, और उस इनक्लोज्ड एरिया में आप डीजल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर दीजिए। यहाँ कंपोनेंट का खर्च पड़ेगा, ना कि आपका बिल्डिंग वगैरह का कॉस्ट होगा। इसके लिए ना ही कोई डैम बनाना है हमको किसी तरह का, ना ही रिजर्वायर बनाना है किसी तरह का। क्लियर है आपको? तो ये हो गया हमारा क्या, डीजल पावर प्लांट। हालांकि इसको भी पढ़िएगा आप, शायद 4th या 5th यूनिट में है समथिंग। ठीक है, चलिए दूसरा आता है रनिंग कॉस्ट। अब समझिए रनिंग कॉस्ट क्या होता है। अभी समझा आपने इनिशियल कॉस्ट, जिसको कि आप कैपिटल कॉस्ट कहते हैं, जो कि बनाते टाइम में, शुरुआती के टाइम में जब बनाया जाता है तो उस टाइम में जो कॉस्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट। अब आता है रनिंग कॉस्ट। तो देखिए रनिंग कॉस्ट क्या होता है, जब हमारा पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में होता है, मतलब ऑपरेशन में रहता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस टाइम में जो कॉस्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रनिंग कॉस्ट। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट हमारा ऑपरेशन में है, तो उस टाइम में क्या कॉस्ट आएगा, रनिंग कॉस्ट। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, ध्यान रखिएगा। तो जैसे फ्यूल हमारा है वो क्या रेगुलर हमारा यूज होते रहेगा। अब मान लीजिए कोई इक्विपमेंट हमारा रोटेट करे तो उसमें लुब्रिकेशन जो लगेगा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वो हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या होगा, मेनली रनिंग कॉस्ट। जनरली हमारा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो फ्यूल कॉस्ट हमारा होता है रनिंग कॉस्ट। कोयला जो जलाया जाता है तो कोयला हमें लार्ज अमाउंट पे चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, कोल स्टोरेज बनाते हैं, फिर ऐश हैंडलिंग बनाते हैं, जहाँ पे कि कोल को स्टोर किया जाता है और फिर हमारा पर्टिकुलर पुलवराइज्ड करके कोल को थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाता है। जो भट्ठी रहता है आपका, चिमनी जिसमें, उसमें जलाया जाता है। ठीक है, तो कोल हमें लार्ज स्केल पे चाहिए। अगर कोल नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टीम नहीं बन पाएगा, और स्टीम से ही तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट की बात अगर करें तो यहाँ पे हायर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, बोलिए क्यों? देखिए कोल जो होगा ना, ये ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है। कोल जो होगा ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है, तो खर्च भी तो ज़्यादा होगा, है ना। खर्च भी क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बताइए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किसी तरह का कोई फ्यूल कॉस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि आप वाटर को क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो रिजर्वायर में, और वाटर जब आपका स्टोर हो जाता है रिजर्वायर में तो वाटर का तो खर्च नहीं होता ना। जैसे क्या बोलते हैं, बरसात का मौसम आया, नदी लबालब हो जाता है पानी से। बरसात के मौसम में नदी हमारा क्या होता है, भर जाता है, तो उस टाइम में वाटर को आप स्टोर कर लीजिए। और जब आप वाटर को स्टोर कर लीजिएगा तो उस वाटर को स्टोर करके आप रख लिए हैं, तो उसमें तो आप कोई खर्च नहीं आएगा ना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से अधिक होता है रनिंग कॉस्ट किसका, थर्मल पावर प्लांट।
अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी हमारा क्या होता है, ये अधिक होता है। बोलिए क्यों? तो यूरेनियम जो होता है ना, होता महंगा है लेकिन क्वांटिटी कम लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगर आप 1 केजी न्यूक्लियर आप यूरेनियम 1 केजी यूरेनियम या थोरियम भी यूज़ करते हैं तो यह जनरली आप कहा जाता है कि 5 साल तक ये चलता है। ठीक है, 5 साल तक लगभग ये चलता है। ठीक, ऐसे एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसमें वेरी भी करता है। ठीक है, तो 1 केजी यूरेनियम सिर्फ आप हो तो 5 साल तक आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन होते रहेगा, इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है, फिर 1 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, फिर 3 न्यूट्रॉन को तोड़ता है, कुछ इस तरह से। तो यह जो है 1 केजी, अब 1 केजी का दाम हमारा जो लगेगा 5 साल के लगभग आसपास में। और यहाँ तो कोल हमारा रेगुलर यूज हो रहा है ना, तो कोल का खर्च हमारा ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू यूरेनियम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट नेग्लेजिबल है। पानी का क्या खर्चा है सर? कोई खर्चा नहीं है। आगे देखिए, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो लेस देन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से कम और हाइड्रो पावर प्लांट से ज़्यादा, देन एंड मोर देन हाइड्रो स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट जो होगा उससे ज़्यादा लगेगा और थर्मल पावर प्लांट से कम लगेगा। डीजल पावर प्लांट की जब आप बात करेंगे तो उसमें हाईएस्ट हो जाता है अमंग ऑल स्टेशंस। क्यों? आपको पता है कोयला से ज़्यादा महंगा डीजल है सर, और डीजल ज़्यादा महंगा है तो यहाँ पे भी तो आपको रेगुलर डीजल का ज़रूरत पड़ेगा। डीजल नहीं रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा रेगुलर डीजल का ज़रूरत पड़ेगा और डीजल हमारा महंगा होता है। इस वजह से क्या हो गया कि डीजल पावर प्लांट जो होता है सबसे ज़्यादा महंगा होगा कंपैरिजन टू थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइट सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए साइट सिलेक्शन की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज़रूरत होगा? थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज़रूरत होगा? कोल का ज़रूरत होगा और फिर पानी का ज़रूरत होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या आप पढ़े होंगे सर साइट सिलेक्शन में, थर्मल पावर प्लांट का जो साइट सिलेक्शन होता है के लिए उसमें आप पढ़े होंगे कि जहाँ पे भी हम थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं वहाँ पे कोल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए और वाटर भी अधिक होना चाहिए। कोल अगर ज़्यादा रहेगा तब ना हम कंटिन्यू उसको सप्लाई को कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब उसको भट्टी में देके हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे, फिर स्टीम बनाते रहेंगे। अब स्टीम बनाते रहेंगे तो स्टीम बनाने के लिए वाटर भी चाहिए हमको लार्ज स्केल पे, तो कोल भी अधिक मात्रा में चाहिए और वाटर भी अधिक मात्रा में चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट को ऐसे लोकेशन में आप सेट कीजिए, ऐसे लोकेशन में कंस्ट्रक्ट कीजिए जहाँ पे कि कोल अधिक मात्रा में अवेलेबल है और फिर आपका पानी भी अधिक मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। शुड बी लोकेटेड वेयर एम्पल कोल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पॉसिबल। एम्पल माने अधिक, ठीक ना, तो अधिक हमारा कोल और वाटर का अवेलेबिलिटी मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, इसको बोलते हैं इज़ पॉसिबल। अब देखिए, हम जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जब साइट सिलेक्शन होता है तो हम उसको वैसे लोकेशन में सेट करते हैं जहाँ पर कि हम एक डैम बना के वाटर रिजर्वायर बना सकें। ठीक है, वाटर रिजर्वायर क्यों? ताकि वाटर को हम स्टोर कर सकें कि जब कभी ज़रूरत पड़े हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड वाटर। समझ में आई बात? तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे। तो शुड बी लोकेटेड वेयर लार्ज रिजर्वायर कैन बी डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम। डैम को बनाने के बाद मतलब कह सकते हैं कि डैम बना के हम लार्ज रिजर्वायर बना सकते, रिजर्वायर बना सकें। समझ में आई बात? जब आपका लार्ज रिजर्वायर रहेगा तो वहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ वाटर भी रहेगा और लार्ज स्केल वाटर रहेगा तो आप इजीली हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर है? अब देखिए, ये जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो कहता है कि मस्ट अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, या रिवर भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवर, सी, समुद्र, ये सब। बोलिए ऐसा क्यों किया जाता है कि ये जो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है पॉपुलेटेड एरिया से दूर, जो जनसंख्या वाला एरिया होगा जहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं वहाँ से यह दूर बनाया जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि कभी अगर मान लिए बाय चूक हमारा जो रिएक्टर आप बनाए हैं उस रिएक्टर से कुछ रेडिएशन पास कर गया, ठीक है, लीकेज आ गया, लीकेज आने से वो पूरा का पूरा एरिया इफेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, पूरा का पूरा एरिया इफेक्ट हो जाएगा और आने वाला जो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा ना वह भी आपका इन्फेक्टेड होगा। देखिए इसके लिए मैं एक आपको सीरीज बताता हूँ, चेरनोबियल करके एक वेब सीरीज़ है, देखिएगा आप, अच्छा वेब सीरीज है, ठीक है, देखना बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़े, मूवी नहीं देखना है या वेब सीरीज नहीं देखना है, बिल्कुल देखिए वेब सीरीज। तो अगर आपको समझना है कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी तरह का कोई लीकेज आया या दुर्घटना घटा तो सालों साल तक जो होगा हमारा यह चलता रहेगा, लोग जो है इफेक्ट होते रहेंगे। ये अमेरिका का एक घटना है सर, चेरनोबियल, ठीक ना, चेरनोबियल ऐसे करके रहेगा, ठीक है, चेरनोबियल अमेरिका का है या रसिया का है सर, ठीक है, मुझे ध्यान में नहीं है, चेरनोबियल हमको लग रहा है रूस का है शायद। तो ये एक वेब सीरीज़ है, आप देखिएगा, इसमें आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से जो है हमारा कोई नाभिकीय विखंडन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से लीकेज हुआ या कोई दिक्कत आ गई उसमें और वह ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट होने के बाद आने वाला टाइम पे क्या बीत रहा है वो चीज़ का क्लियरली आपको दिखाएगा चेरनोबियल में, ठीक है। आप देखिएगा, ये वेब सीरीज ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि ये हमारा जितना भी पॉपुलेटेड एरिया रहेगा उससे दूर बनाया जाता है इसको, रेगिस्तान में जैसे आप कह सकते हैं, वहाँ तो नहीं रहता है पॉपुलेटेड, तो उस सब एरिया में बनाया जाता है। हो गया। अब जब बात करें डीजल पावर प्लांट का, तो इसको कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, जहाँ मन करे आप इसको लोकेट कर सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखिएगा कि दलदली क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, मार्सी एरिया जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्सी एरिया में आपका कंपोनेंट जो है वह टॉलरेबल मतलब बियरेबल नहीं होगा, बर्दाश्त कर नहीं सकता। मान लीजिए आप दलदली क्षेत्र में बना दिए, वहाँ पर जाके अल्टरनेटर रख दिए, जनरेटर इंस्टॉल कर दिए, जनरेटर हमारा धंस जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कहीं भी इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे मार्सी एरिया है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं उस लोकेशन पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होगा। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा, क्लीन लाइनेस, ठीक है, या क्लीन लाइनेस कह सकते हैं या साफ़ सुथरा के माध्यम में कहा जाए, तो उसके लिए हम लोग बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, लेस क्लीन सिंस कोल पार्टिकल कवर्स ऑल द प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो होगा कम क्लीन होगा, मतलब कम साफ़ सुथरा होगा कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बोला जाए क्यों, तो थर्मल पावर प्लांट में आपको पता है कोल यूज होता है, और कोल जहाँ यूज होता है तो कोल का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, उसको पुलवराइज्ड किया जाता है बॉयलर के थ्रू, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में बांटे। जब छोटे छोटे पार्टिकल में बांटे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, डस्ट निकलता है, ठीक है, और वह डस्ट जो है पूरे इंडस्ट्री में जो पूरा पावर प्लांट में फैला हुआ रहता है। तो कभी भी आप देखिएगा जब जाइएगा थर्मल पावर प्लांट के इनसाइड में, तो वहाँ हर जगह आपको काला काला दिखेगा, हर जगह वही कोल पार्टिकल डस्ट रहता है, और दूसरा धुआं भी रहता है सर, पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वह भी रहता है इसमें। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी रिएक्शन होना है सब रिएक्टर के अंदर ही होगा, है ना। और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारा भी वैसा कुछ नहीं रहता है, डीजल है, हो सकता है लीकेज की वजह से डीजल थोड़ा बहुत गिरता हुआ मिल जाए आपको, बट पावर प्लांट में ऐसा नहीं होगा, है ना। और दूसरा डीजल जलेगा तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा। क्लियर, तो इसलिए हो गया हमारा कि लेस क्लीन होता है सिंस कोल्ड पार्टिकल कवर्स ऑल दी प्लांट्स। ये हमारा वेरी क्लीन प्लांट होता है, सबसे ज़्यादा क्लीन प्लांट इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, मोर क्लीन देन थर्मल बट लेस क्लीन देन हाइड्रो, ठीक है, यह जो है थर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लीन होता है, लेकिन जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो उससे ये कम क्लीन होता है। हो गया। नेक्स्ट, मोर क्लीन देन थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा क्लीन होता है, कौन, डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ का बात करेंगे कि उसका जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन वाइज हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वाइज हमारा कौन सा पावर प्लांट सिंपल है या सिंपलर है, ठीक है। देखिए सिंप्लिसिटी की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में लार्ज नंबर ऑफ एसेसरीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एसेसरीज लगेगा, तो क्लियरली आपको ये पता रहेगा कि हाँ थर्मल पावर प्लांट जो हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपैरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी हमारा ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसमें हमारा भी टरबाइन यूज होगा और अल्टरनेटर, बाकी आपका जो है कंडेंसर वगैरह तो सब में रहता है सर, ठीक है, हाइड्रो को छोड़ के, हाइड्रो में नहीं रहेगा कंडेंसर।
लेकिन यहाँ पे उसके अलावा सुपर हीटर रहेगा, इकोनोमाइज़र रहेगा, बॉयलर रहेगा, फिर पुलवराइज करने के लिए बेल्ट रहता है आपका, कन्वेयर जिसको बोलते हैं वो रहेगा, फिर एस हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, बॉयलर, ठीक ना। तो ये बहुत सारा प्लांट मतलब एसेसरीज ये होता है जिसके वजह से हमारा ये जो थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड टू हाइड्रो सिंस लार्ज नंबर ऑफ एसेसरीज इज रिक्वायर्ड। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो वेरी सिंपल, क्योंकि एक डैम बनाना है आपको सर, ठीक है, दीवार खड़ा करना है, डैम वही रहता है सर, दीवार खड़ा करना है मोटा सा, ठीक है। डैम का भी 3-3 प्रकार होता है, 2-2 3-3 प्रकार होगा, जो कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पढ़िएगा, ठीक है। ग्रेविटी टाइप डैम हो जाता है, और भी है, कंक्रीट टाइप हो जाता है, कुछ याद नहीं है हमको भी, लेकिन आप उसमें पढ़िएगा डैम के बारे में, 2-2 3-3 टाइप से डैम बनाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन थर्मल। अब यह थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक। नेक्स्ट, सिंपलर देन न्यूक्लियर एंड थर्मल। डीजल पावर प्लांट सिंपल होगा किसके, न्यूक्लियर और थर्मल से। इसमें क्या है, बस डीजल जनरेटर को इंस्टॉल करना है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सर इफ़िशियंसी का। देखिए इफ़िशियंसी जो होता है, ओवरऑल इफ़िशियंसी इज़ वेरी लेस। थर्मल पावर प्लांट का इफ़िशियंसी कम होता है, अप्रॉक्स हमको जहाँ तक याद है 30% के आसपास होता है। अब ये एक डेटा है सर, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि कितना % होता है, ठीक है ना। ये अब आपका काम है सर, जो भी लेक्चर देख रहे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अब आपका काम है, आप गूगल पर से सर्च कर लीजिएगा कि थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी कितना होगा, और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका 30% के आसपास होगा, ठीक ना। जब आप बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो हम ये जो होगा मोस्ट इफिशिएंट पावर प्लांट होता है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी जो कि होता है किसका होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अप्रॉक्स 80% होता है। यहाँ पे भी आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, और सर्च करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि कितना % आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इफिशियंसी होता है। हाँ, भूलिएगा मत, बिल्कुल आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कितना % है हमारा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कितना है, थर्मल का कितना है, परसेंटेज में आप लिख लीजिएगा, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान में रखिएगा कि ये डेफिनेटली पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल पावर प्लांट कौन सा है, मोस्ट रिलायबल पावर प्लांट कौन सा है। तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट, लेकिन नहीं, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे मोस्ट रिलायबल नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है मोस्ट रिलायबल है, सबसे ज़्यादा। बोलिए क्यों? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्विक स्टार्टिंग है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तुरंत आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली आप रेगुलर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, जब तक आपका इच्छा हो या जब तक हमारा लो डिमांड रहेगा तब तक। लेकिन जब आप थर्मल पावर प्लांट की बात करिएगा, तो थर्मल पावर प्लांट अगर एक बार आपने उसको शट डाउन कर दिया है, तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 घंटा लगेगा। मतलब कोल जो है बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तब जाके स्टीम बनेगा, तब जाके आप स्टीम को टरबाइन पे अप्लाई करेंगे, फिर जाके रोटेट करेगा अल्टरनेटर, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इसके वजह से, इस कारण के रीज़न से हमारा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल पावर प्लांट जो है, मोस्ट रिलायबल पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, क्विक स्टार्टिंग होगा। जब चाहिए आपको वाटर स्टोरेज रहेगा, वाटर रिजर्वायर में रहेगा, उस वाटर को आप क्या करेंगे, टरबाइन पे डाल के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्लियर। अब इसका आप लिख लीजिएगा कितना इफिशियंसी होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया जाए तो इट इज़ मोर इफिशिएंट देन थर्मल एंड लेस इफिशिएंट देन हाइड्रो। यह जो है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा इफिशिएंट होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कम। मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इफिशियंसी आपका थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा होगा, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका भी आप मार्क कर लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, परसेंटेज यहाँ पे लिख लीजिएगा। और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बात करें तो लेस देन हाइड्रो एंड मोर देन थर्मल, ठीक है, लेस देन हाइड्रो और मोर देन थर्मल। तो ये क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। किसका? डीजल पावर प्लांट का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 40 के आसपास में होता है इसका, ठीक है, सॉरी 35 to 40, हाँ 35 to 40 रहता है इसका लगभग। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कंपैरिजन करेंगे तब उसका इफ़िशियंसी इसका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका एक वर्क रह गया आपके लिए कि आप जो है गूगल से किसका कितना इफ़िशियंसी है आप मार्क कर लीजिएगा, और अगर संभव हो तो आप प्लीज़ मुझे भी
टेक्स्ट कर दीजिएगा कि हाँ सर हाइड्रो पावर प्लांट का एफिशिएंसी कितना है, और डीजल का कितना है, न्यूक्लियर का कितना है, थर्मल का कितना है, विंड का कितना है, सोलर, जो भी पावर प्लांट अभी तक आपने पढ़ा है उन सबका इफ़िशियंसी आप गूगल से सर्च करके आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, मतलब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप हैं अपने दिल के राजा और मन के राजा, आपको जो मन करेगा आप वही कीजिएगा, बाकी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, और भी हमारे पास कुछ पॉइंट है। ध्यान से देखिए इसको, इस टेबल को। इसमें देखिए अब स्टार्टिंग पीरियड की बात करते हैं, स्टार्ट होने में समय जो लेता है हम उसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड। तो थर्मल पावर प्लांट का स्टार्टिंग पीरियड आपको क्या बताया था, हाई होता है, करीब करीब 5 से 6 घंटा या 5 से 7 घंटा के आसपास में लेता है। कब से, फ्रॉम कोल्ड पोजीशन कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, जब उसको आप शट डाउन कर चुके हैं, तो शट डाउन होने के बाद जब वह स्टार्ट करिएगा उसको फिर से आप, तो वह करीब करीब 5 से 6 घंटे लेगा टाइम, ठीक है। तो वेरी हाई 5 to 6 आवर्स फ्रॉम कोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आता है, तो वह क्या हो जाएगा, क्विक स्टार्टिंग, तुरंत स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लेस कंपेयर टू थर्मल, और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें थर्मल पावर प्लांट से कम टाइम लगेगा, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से कम लेकिन हाइड्रो से ज़्यादा, क्योंकि ये तो क्विक स्टार्टिंग होता है, ठीक है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, ये हो गया आपका, थर्मल से हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर का कम टाइम लगेगा। और डीजल की बात फिर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्विक स्टार्टिंग, तुरंत स्टार्ट हो सकता है। फट 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 कीजिए एकदम फटाक से, हैंडल लगाइए और लगाइए, फट 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 आवाज़ करेगा और स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और तुरंत देखे भी होंगे सर इसको आप, हमें घर में जो शादी विवाह होता है ना, तो जो आपका जनरेटर लाया जाता है, देखते होंगे कि डीजल डाला और फट 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 उसको घुमाया, उसका जो रोटर हुआ घुमाया, जैसे ही रोटर घूमने के बाद तुरंत हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद तुरंत हर जगह लाइट क्या होता है, पहुंच जाता है। तो वही हो गया हमारा सर क्या, क्विक स्टार्टिंग, क्लियर। नेक्स्ट स्पेस रिक्वायर्ड, जगह सबसे ज़्यादा कम किसका है उसकी बात करें तो इसमें देखिए लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड। बोलिए थर्मल पावर प्लांट में लार्ज स्पेस का ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एसेसरीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम, अधिक से अधिक हमारा एसेसरीज इसी थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, इसलिए एसेसरीज़ का संख्या भी ज़्यादा हो जाएगा हमारा किसमें, थर्मल पावर प्लांट को। और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको पोजिशन करने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट बात, रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ रिजर्वायर। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी एरिया हमें ज़्यादा चाहिए। बोलिए क्यों, क्योंकि आप जब रिजर्वायर आप बनाइएगा तो रिजर्वायर आप ऐसा नहीं है ना कि एक छोटा सा रिजर्वायर बना लिए चुक्की टाइप से, उसमें पानी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए लार्ज रिजर्वायर बनाया जाता है ताकि हमारा अधिक से अधिक वाटर क्या हो, स्टोर हो सके और वह वाटर का यूटिलाइज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, लार्ज रिजर्वायर का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए स्पेस इसका भी अधिक। लेस स्पेस रिक्वायर्ड कंपेयर टू थर्मल। थर्मल पावर प्लांट से जब आप कंपैरिजन करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लेस स्पेस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एक रिएक्टर बनाने की आवश्यकता है ना, रिएक्टर, फिर आपका हो जाएगा क्या, अल्टरनेटर टरबाइन और जनरेटर सेट, है ना, टरबाइन जनरेटर सेट और कंडेंसर, क्लियर। नेक्स्ट डीजल पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, स्पेस इसमें भी कम लगता है। नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, इसका वेरी हाई होगा, क्यों, ज़्यादा नंबर ऑफ एसेसरीज है तो फॉल्ट भी ज़्यादा होगा सर इसमें, तो उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा लगेगा। वेरी लो बता रहा है सर मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, वेरी लो, क्यों, टरबाइन और जनरेटर सेट है हमारा, सिर्फ उसका जो मेंटेनेंस लगेगा, बाकी थोड़ा बहुत कॉस्ट जो होगा, बाकी और कुछ भी मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वेरी हाई, इसमें रिएक्टर का सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है ताकि उससे किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं हो, क्लियर। ये हो गया हमारा। अब इसमें हमारा क्या है, लेस, कम है, इसमें तो बहुत कम होता है मेंटेनेंस। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोला जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, जो आपका सामान, इक्विपमेंट, एसेसरीज या फिर फ्यूल्स वगैरह लाने वगैरह का जो कॉस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे कि बात किया जाए थर्मल पावर प्लांट का, तो थर्मल पावर प्लांट में आप कोल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और देखते होंगे कि लार्ज स्केल पे हमें कोल की आवश्यकता होती है, तो जो आपका कोल माइंस होता है वहाँ से कोयला लाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगेगा ना, पैसा भी तो खर्च होगा उसको लाने में। तो यहाँ पे वही है, वेरी हाई सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ अ कोल इज ट्रांसपोर्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ अ कोल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके वजह से हमारा क्या होगा,
या ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे नील है, इसमें तो क्या ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा। मान लीजिए कि जो साइट बना हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, वहाँ पे अल्टरनेटर और जनरेटर का सेट ले जाना है, दैट्स ऑल, है ना। तो एक बार जब आप लेके चले गए तो ऐसा थोड़ी ना कि रोज़ रोज़ आप उसको ले जा रहे हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे हमारा और कोई फ्यूल का कॉस्ट है नहीं, पानी को तो नहीं आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, नील। अब यहाँ पे ये वेरी लेस लिखा हुआ है सर, यूरेनियम का ट्रांसपोर्टेशन, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सर, काफ़ी केयरफुल्ली आपको क्या है यूरेनियम को ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी कम होता है कंपेरिजन टू थर्मल, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ हायर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, डीजल है सर, आपको पता है टैंकर में लाया जाएगा और डीजल का भी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, अधिक से अधिक डीजल ले जाना है। तो इसलिए क्या बोल दिया कि हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट से अधिक होगा, लेकिन थर्मल से अधिक नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये था हमारा क्या कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पावर प्लांट। आप एक बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा उस चीज़ को, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, कोई ऐसा कुछ अलग चीज़ मैंने नहीं बताया है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वही चीज़ को मैंने बताया है, ठीक है। चलिए, तो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि क्या है अलग अलग पावर प्लांट के कंपैरिजन, ठीक। तो आप आराम से इसको नोट डाउन कीजिएगा और आराम से पढ़िएगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आपका।